मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि का व्यवसाय। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में कृषि के व्यवसायीकरण में हमने देखा कि अगर हम कृषि के व्यवसायीकरण की बात करते हैं तो ये अंग्रेज के ज़माने में और उस टाइम पर शासनकाल में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कृषि की जो खोज है, कृषि की जो खोज है वो दिल्ली में कब हुई थी? हमारे टाइम पर कब हुई थी? नवपाषाण काल। ठीक, नवपाषाण काल से पहले मानव कृषि से बिल्कुल भी परिचित नहीं। अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो उस काल में, उस टाइम पर जब मानव कृषि से परिचित नहीं था, तब वो आदमखोर था, या ये कह लो कि वो आखेट कर या फल फूल खाकर जंगलों से जिंदा था। लेकिन नवपाषाण काल में जैसे ही कृषि की खोज हुई, भारतीय मानव या आदि मानव में कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर हो गया। इस निर्भरता के बाद उसने कृषि को इस तरीके से उपजा लिया या उत्पन्न कर लिया, उपयोग करने लगा, वो करने लगा कि लगातार टाइम पीरियड में वो कृषि के ऊपर निर्भर रहने लगा। और इस निर्भरता के लिए उसने कृषि को मुख्य आधार बनाया, क्योंकि जब वो उगाएगा, उगाने के बाद में ही उसे अपने लिए यूज कर पाएगा। तो इस नवपाषाण काल में जब कृषि होने लगी तो इसके बारे में, इसकी उन्नति के लिए हमारे बहुत सारे कदम ऐसे थे जो लोग वहाँ के करने लगे, और धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारे इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छे रूप में हमारे सामने आती है। ठीक, इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, नवपाषाण काल के बाद जब हम और मध्य मिडिएवल हिस्ट्री में चलते हैं, तो मिडिएवल हिस्ट्री में हमने नाम सुना है किसका? तुगलक का। किसका? तुगलक का, फिरोज तुगलक। ठीक, फिरोज तुगलक में हमने एक चीज पढ़ी है क्या, कि फिरोज तुगलक के जमाने में उन्होंने लैंड को, मतलब जो जमीनें थी उनको अच्छी तरीके से सिंचित करने के लिए नहरों का जाल बिछाया। क्या जाल बिछाया था? नहरों का जाल बिछाया। नहरों का जाल बिछाने का मतलब है कि देखो, हम जानते हैं कृषि को बचने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए हमें उसमें क्या पानी की जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। अब पानी ऐसा तो नहीं है कि रेगुलर टाइप में आपके पास, क्योंकि वर्षा का पानी जो आता है वो एक इनरेगुलर टाइप पर या इनरेगुलर बॉडी की तरह से हमारे धरती पर आता है। कभी वर्षा हो रही है, कभी वर्षा नहीं हो रही है। तो इससे जरूरी नहीं है कि जब वर्षा होती है तभी हम फसल करें। भाई, हमको फसल करने के लिए 12 मास वर्षा की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 12 मास पानी नहीं बरसता है। तो उन चीजों को, फसलों को अच्छे तरीके से उगाने के लिए नहरों की आवश्यकता थी। तो जो फिरोज तुगलक थे, उन्होंने भारत में कई नहरों का जाल तक बिछा दिया, मतलब हर जगह नहर लगा, रिजर्वायर बनवाए, जिससे क्या होगा कि वर्षा का पानी इकट्ठा होगा, और सीजन बाई सीजन जब हमारी फसलों को जरूरत हो तब नहरों का उत्कर्षण किया। जब नहरों का उत्कर्षण किया, नहरों में पानी चलाया गया, उससे क्या होगा? उससे हमारी जो खेती है या उसका डेवलपमेंट है वो कहाँ की हो जा रहा था? ऊपर की हो जा रहा था। जो ग्राफ है खेती का वो हो जा रहा था, ऊपर की हो जा रहा था। इसीलिए भारत में कृषि की उपलब्धता इतनी अच्छी हुई कि भारत में कृषि को मुख्य आधार मान लिया लोगों ने, कृषि को मुख्य आधार माना। और हम जानते भी हैं कि भारत में, पूरे भारत में कृषि मुख्य रूप से आधारित है मानव जीवन के लिए। ठीक, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। हम ये भी जानते हैं कि इन्हीं सारी चीजों की, इन्हीं उपलब्धता की, ये तो चलो इसकी इस टाइम की बात हुई जब भारत में सम्राट शासन चल रहा था। इसके बाद यदि हम और आगे की बात करें तो हमारा मुगल शासन होता है। मुगल शासन में भी अभी कई चीजें मिलती हैं, बाबरनामा में भी लिखा गया है कि वहाँ पर लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सारी चीजों को बनाने के लिए कृषि की बहुत आवश्यकता थी। कृषि के बहुत मतलब उसके संबंध में या उसके अच्छे के संबंध में, अच्छी उपज बढ़ाने के लिए, अच्छे काम कराने के लिए कई तरीके के काम किए गए। ठीक, जिनकी हमें कई जगह पर हमें उनकी टिप्पणियां मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश शासन से पहले, ये कब की बात कर रहे हैं? ब्रिटिश शासन से पहले, मिडिएवल इंडिया मतलब ब्रिटिश शासन से पहले। ब्रिटिश शासन से पहले कई तरीके की कृषि में इम्प्लीमेंट किए गए, जिससे कृषि रोजगार या कृषि की चीजें हमारे एक उन्नत किस्म से ऊपर की ओर बढ़ रही। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन काल आया, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा गिरावट को मिलती है। और उसका मुख्य कारण ये होता है कि ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश के लोगों को क्या आवश्यकता थी? कच्चे माल की आवश्यकता थी। और वो कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध हो रहा था? वो कच्चा माल उपलब्ध हो रहा था भारत से। ठीक, भारत से वो कच्चा माल उपलब्ध हो रहा था। तब उन्होंने इन सारी चीजों को देखने के
का भार थोक के हमें कच्चे माल की उपलब्धता करवाइए, हमें कच्चे माल की उपलब्धता करवाइए। कई प्रकार के जो टैक्स पे वो लगाए कि आप हमें कच्चा माल हर तरीके से दीजिए, लेकिन कच्चे माल को उगाने के लिए उन्होंने कृषि व्यवस्था के बारे में कुछ जाना नहीं। कृषि व्यवस्था जो अभी चल रही थी या कृषि का जो इम्प्लीमेंट होता है कि क्या होता है ना कि जैसे हम लोग अगर अपने खेतों से ठीक 50,000 का काम कमाते हैं या ये समझ लो कि 50,000 हम साल के कमाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम 50,000 साल के कमाते हैं तो उसमें से कम 10,000 तो हमें खेत को ही वापस करना चाहिए, मतलब उसके भरण पोषण के लिए। अब खेत अब बात आती है कि खेतों का कोई भरण पोषण नहीं, ठीक, लेकिन भरण पोषण नहीं होता अगर हम इसी तरीके से उसको यूज करते रहेंगे तो एक दिन उसकी उपलब्धता जो रहेगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक। उसमें न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है, प्रोटॉन्स की भी आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जो किसको चाहिए होते हैं? मिट्टी को चाहिए होते हैं, खेतों को चाहिए होते हैं। तो वो हम अगर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो क्या वो हमें नेक्स्ट टाइम में उतनी अच्छी उपज दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अंग्रेजों के जमाने में या ब्रिटिश काल में यही हो रहा था कि किसानों को जबरदस्ती बहुत सारी चीजें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, और बहुत सारी चीजें उगाने के लिए मजबूर करने के बाद में जो कृषि को मिलना चाहिए, खेती को मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा, जिससे क्या हुआ? जिससे बहुत सारी चीजें असंतोष पैदा हुआ किसानों में भी और वहां के रहने वाले लोगों में भी, ठीक। और इसी के चलते आगे एक प्रक्रिया आई क्या? कृषि का व्यवसाय, कृषि का व्यवसाय, कृषि का व्यवसाय करना आखिरकार होता था, ठीक है। क्योंकि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश शासन में जो ब्रिटिश थे, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हम यहाँ से जो कच्चा माल लें वो नकदी फसलों के रूप में, किस रूप में लें? नकदी फसलों है। किसान जो होते हैं वो दो तरीके से अपना वर्क करते हैं, मतलब दो तरीके से फसलें अपनी उपजाते हैं। कौन कौन सी फसलें होती हैं? मोस्टली अगर हम वैसे तो 3 तरीके की होती हैं, रबी, जायद और खरीफ। रबी, जायद और खरीफ, लेकिन हम अगर जाने तो हम 2 तरीके से जानते हैं, एक तो नकदी फसल होती है और एक खाद्यान्नी होती है, ठीक है। नकदी फसलों में क्या आता है? नकदी फसलों में वो आता है जिन सारी चीजों से हमें नगद की आमदनी या नगद का पैसा पैदा होता है, जैसे गन्ना है, नील है, कपास है, ये सारी चीजें कैसे होती है? नगदी फसलें होती है, मूंगफली है, ठीक। और खाद्यान्नी फसलें क्या होती है? खाद्यान्नी फसलें वो होती है जिससे हमें खाद्य पदार्थ ढूंढने को मिलता है, खाद्य पदार्थ मिल जाता है, जैसे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, ये क्या होता है? हमारे खाने के लिए, ठीक। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज लोग कह रहे थे कि हमें नकदी फसलें उगा कर दीजिए, उसका कच्चा माल दीजिए, उससे हम सारी चीजें बनाएंगे, इम्पोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और अपना लाभ कमाएंगे, ठीक। जब ये सबसे ज्यादा हो रही थी तो इनकी कमी हो जाएगी, और जब खाद्यान्नों की कमी हुई तो कई बार ऐसा हुआ कि भारत में अकाल भी पड़ गया, और भारत में अकाल कई रूपों में इन्हीं की एक वजह से भी पड़ा, क्योंकि खाद्यान्न की फसलें नहीं उगा पा रहे थे और नकदी फसलों पर जोर दे रहे थे। चूंकि नकदी फसलों को उगाने के लिए हमें पैसों की भी आवश्यकता होती है। क्या की आवश्यकता होती है? पैसों। जैसे हम खाद्यान्न कैसे उगाते हैं? जैसे हमने पहले साल गेहूं बोया, ठीक, गेहूं बोया और उसमें हमारे गेहूं के 10 बोरे हो गए, 10 बोरे या 10 कुंतल हमने गेहूं अपना निकाला, तो 10 कुंतल में हम क्या करेंगे? 10 बोरे में हम करेंगे कि 2 बोरे तो अपने खाने के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। और एक बोरा ऐसा भी निकाल सकते हैं कि उसे हम अगली साल फिर से बो दें, है ना। और बाकी के 6 या 7 बोरे जितने भी बचते हैं उनको हम क्या करते हैं? उनको हम बेच देते हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए, है ना। ऐसा ही करते हैं। तो अगर हम खाद्यान्न फसलें उगाते थे तो हमारे पास नेक्स्ट साल की ये फसल होती है कि हमको ये बोना। लेकिन यदि हम नकदी फसलें उगाते थे तो वो पूरी फसलें हमें क्या करनी पड़ती थी? इम्पोर्ट करनी पड़ती थी या अंग्रेजों को देनी पड़ती थी, ठीक। क्योंकि इनको बोने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, तो अंग्रेज ये कहते थे कि बोने के लिए हम पैसे दे रहे हैं, आपको बोने के लिए, खेती करने के लिए पैसे हम दे रहे हैं, आप हमारे ही पैसों से खेती कीजिए और बाद में जब आपकी खेती हो जाती है तो वही हमको वापस कर देंगे, ठीक। इस तरीके की व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, जिसे हम खेती व्यवसायीकरण के नाम से जानते हैं, खेती कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। इससे क्या हो गया? इससे बहुत सारे किसानों की जो पहले से ही परेशान थे रेलगाड़ी व्यवस्था या मालगाड़ी व्यवस्था से, उनके बीच में और असंतोष पैदा होने लगा और उनकी खुद की फसलें या खुद की जमीनें भी इस तरीके से बिहेव करने लगी
कि अंग्रेजों को उस पर पूरा कानून का पूरा अधिकार मिल गया। कई प्रकार की जमीनें थी या कई प्रकार के ऐसे कानून थे, जैसे कि एक कानून का नाम आता है 3 कटिया कानून। क्या नाम आता है? 3 कटिया कानून। 3 कटिया कानून में क्या था? 3 कटिया कानून में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में नहीं बताऊंगा, अभी बता देता हूँ कि नील की खेती क्या किया जाता था? नील की खेती। और उन लोगों के ऊपर ये दबाव डाला जाता था कि हमें कम से कम नहीं तो 20 भागों में से 3 भाग में आपके नील की खेती चाहिए ही चाहिए। ठीक, इसी को हम क्या कहते थे? 3 कटिया कानून भी कहते थे। कहने का मतलब अगर आपके पास 20 एकड़ जमीन है तो 20 एकड़ जमीन में से हमें 3 एकड़ पर नील की खेती चाहिए। और नील की खेती ऐसी खेती होती थी कि नील की खेती करने के बाद 1-2 साल तक जमीन ऐसी पड़ी रहती थी, उस पर कोई नहीं, कुछ नहीं पलता था या कुछ नहीं उगता था। ठीक है ना? कहने का मतलब ऐसा जैसे बंजर हो जाता, जैसे बंजर हो जाता, क्योंकि नील की खेती में सारे जो न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व हैं वो नील की खेती में नील को मिल जाते हैं और उसके बाद जमीन बंजर के तरीके से पड़ जाती। ठीक, तो ऐसे सारे कानूनों को पारित करवाया गया और भारतीय मजदूरों की या फिर भारतीय किसानों की दशा पहले से और बेकार कर दी गई, जिससे वो बहुत सारे आंदोलन करने के लिए भी विवश हुए। ठीक, अगर हम कहें कि अंग्रेजों ने इस चीज को क्यों अपनाया तो उसके कई कारण सामने आते हैं। ठीक, जैसे पहला कारण है अंग्रेजों का जो अमेरिका का गृह युद्ध था वो थम गया था। जब अमेरिका का गृह युद्ध थमा तो उन्होंने कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से की? भारत में। कहाँ से की? भारत में। इसलिए उन्हें जबरदस्ती में भारतीय लोगों को कच्चे मालों के उत्पादन के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण आते हैं जो हमारे इस चीज को प्रभावित करते हैं और